दोस्तों, बिहार में छठ पर्व का समापन हो चुका है। इसमें हम अस्ताचलगामी सूर्य यानी कि डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं और उगते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। और ये संदेश है पूरे विश्व को कि जो सूर्य आज डूब रहा है वह कल उदय भी होगा। जो आज सूर्य उदय हो रहा है वो एक समय डूबेगा भी। हमारा जीवन जो है वो कुछ ऐसा ही है। हम कभी हमारे जीवन में रात होती है और कभी हमारे जीवन में सवेरा भी होता है। अगर आपके जीवन में आज अंधेरा है तो यह बात समझना है कि एक ऐसा समय आएगा कि ये पूरा अंधेरा जो है वो सवेरे में बदल जाएगा। और बहुत सवेरा है तो बहुत अहंकार नहीं करना है, यह एक दिन अंधकार में भी परिवर्तित हो सकता है। यह जीवन चक्र है दोस्तों। इसी चक्र में हम बिहार जो है एक बार एक और महापर्व की तैयारी में लगा हुआ है जिसका नाम है चुनाव। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है दोस्तों। जब से यह राजनीतिक बिगुल बजा है तब से सभी पार्टियां जो है अपने अपने समीकरणों को देखना शुरू कर दिया है और कई सारे लोक लुभावने जो स्कीम है वो भी आप सबके सामने आ रहे होंगे। जब ऐसा समय आता है तो ज्योतिष विद्या जो है इसमें बहुत ही इसका महत्व जो है वो अचानक से बढ़ जाता है। बहुत सारे जो राजनीतिक नेता हैं उन राजनीतिक भविष्य जो है वो दांव पे लगा रहता है और इसमें जो ज्योतिषी हैं वो अपनी गणना के आधार पर यह बता सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी या फिर कौन मुख्यमंत्री होगा। यह बहुत ही आसान तरीका है और इसको देखा जा सकता है। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं आज। जी हां, प्रशांत किशोर जी के बारे में। अगर आपको याद हो तो 2014 का जो इलेक्शन था उसमें ये इन्होंने बीजेपी के पूरे कैंपेन को हैंडल किया था। और अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैंपेनिंग जो चल रही है, अगर हम कहें तो यह इनके जनक भी माने जाते हैं। पहली बार डिजिटल कैंपेन जो है वो इन्होंने ही शुरुआत की थी 2014 में। तो आइए हम देखते हैं इनकी स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा का विषय आजकल है बिहार में और बहुत सारे वादे जो हैं वो इन्होंने किए हैं और बहुत ही प्रॉमिसिंग लीडर के तौर पर ये सामने आए हैं विगत कुछ दिनों में। तो आइए हम ज्योतिष के माध्यम से ये जानते हैं कि कैसा रहेगा 2025 का विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर जी के लिए। दोस्तों, अगर हम कुंडली देखें तो ये उनकी कुंडली होती है। अगर आप इस कुंडली में देखें तो इनके सप्तम भाव के स्वामी जो है वो शुक्र है, वो इनके षष्ठम भाव में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं और राहु जो है वो व्यय भाव में बैठे हैं। वहीं सूर्य और बुध की युति आपको पंचम भाव में मिलेगी। और अगर हम महादशा अंतरदशा की हम बात करें तो इनको वर्तमान में शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि इनके सप्तम भाव के स्वामी जो है वो शुक्र है और षष्ठम भाव में बैठे हैं। और जब भी कोई ग्रह जो है वो षष्ठम भाव में आपके बैठ रहे हैं तो वो कमजोर जरूर होते हैं, लेकिन एक बात और समझने वाली है कि षष्ठम भाव जो है वो सेवा का भाव भी है और वर्तमान समय में कुछ वर्षों में ये सेवा में, आम लोगों की सेवा में उतर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं शुक्र जो है इनको बैलेंस कर रहा है इस महादशा और अंतरदशा के लिए। साथ में जिसको हम कर्मा अलाइनमेंट कहते हैं, यानी कि आपकी दशा अंतरदशा के हिसाब से आप अपने कर्मों को अलाइन करिए तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी षष्ठम में गया है तो ये सेवा भाव में ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसकी वजह से यह उनको लाभ पहुंचाएगा ना कि इनको हानि पहुंचाएगा। साथ में अगर हम गोचर की बात करें तो वर्तमान गोचर जो है वो इस कुंडली में शनि जो है उनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे होंगे। जब ये इलेक्शन हो रहा होगा तो शनि जो है इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे होंगे और साथ में बृहस्पति जो है अपनी उच्च राशि में इनके भाग्य भाव से गोचर कर रहे होंगे। अब ये बात समझने वाली है कि जब भी हम ऐसी गणना करें तो इसमें मुख्यतः दो विधाओं को हम इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिष की दो मुख्य विधाओं का इस्तेमाल हम करते हैं।
पहले यह मेदिनी ज्योतिष, जिसको हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें हम बिहार राज्य की कुंडली हम देखेंगे और उसमें हम देखकर बताएंगे कि क्या कुछ नए बदलाव आ रहे हैं या नहीं। साथ में अगर दूसरी जो विधा है वो ये है कि उस राजनेता की कुंडली है उसका अध्ययन अच्छे से किया जाए और उसमें जो मुख्य 3 घर इसमें एनालिसिस करना चाहिए वो ये है चतुर्थ भाव, दशम भाव, पंचम भाव। ये 3 घरों को अगर हम अच्छे से एनालिसिस करें तो ये हम बता सकते हैं कि जो व्यक्ति, जो राजनेता है, वो अपने प्रयासों में सफल हो पाएंगे या नहीं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्या वो किसी पद पर, राजनीतिक पद पर आसीन होंगे या नहीं। दोस्तों, इन सभी घरों का एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ ले चलता हूं। आपने गुलजारी लाल नंदा का नाम जरूर सुना होगा। ये अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए गए थे, वो भी 2 बार। तो अब सवाल ये आता है कि किसी की कुंडली में वह क्या नक्षत्र या फिर क्या ग्रहों की स्थिति रही होगी, क्या व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनता लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री बनता है, वो भी 2 बार। वहीं और भी ऐसी बहुत सारे नाम हैं जो कि बहुत कम समय के लिए किसी पद पर आसीन हुए। क्या स्थिति रही होगी उनकी अपनी कुंडली में जिसकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ग्रहों से, हमारे कुंडली के ग्रहों से और दशा अंतरदशा गोचर पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो आइए हम इस कुंडली के बारे में समझते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इनको राहु की अंतरदशा चल रही है, राहु गोचर से अगर हम देखें तो इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे होंगे। शनि भी यहीं पे वर्तमान समय में वक्रगत स्थिति में चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे होंगे, जिसकी दृष्टि जो है वो दशम भाव पर पड़ेगी। दोनों ग्रहों की दृष्टि चतुर्थ भाव से होकर दशम भाव में पड़ेगी। साथ में अगर आप देखेंगे तो कुंडली में बृहस्पति जो है वो भाग्य भाव से गोचर करेंगे और उच्च राशि में होंगे, और वहां से यह देखेंगे इनके पंचम भाव को। तो एक बात बहुत समझने वाली है कि षष्ठम भाव में जब भी आपका कोई ग्रह हो या फिर ग्रह की अंतरदशा अगर दशा चल रही हो, तो आपको इससे यह समझना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो कुछ कॉम्पिटिशंस, अगर वो अपने कर्मों को अलाइन करता है, जैसे कि इन्होंने अपने अभी किया हुआ है, और मैं समझता हूं कि यह जरूर किसी ना किसी ज्योतिषी के सलाह से हो रहा है, इन्होंने अपने कर्मों को बहुत ही अच्छे तरीके से अलाइन किया है। मेरा कहने का अर्थ, तात्पर्य यह है कि शुक्र जो है इनके षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं और यह सेवा भाव में ऑलरेडी है विगत कुछ सालों से। तो मैं समझता हूं कि ये शुक्र की दशा अंतरदशा जो है ये इनको लाभ दिलाएगी। और अगर हम इस चुनाव की हम बात करें तो ये षष्ठेश की दशा जब चलती है तो व्यक्ति जो है कुछ कॉम्पिटिशंस या फिर कुछ विरोधी जो है अपने ऊपर अगर हो रहे हो तो उसमें विजय पाता है। साथ में इनकी पंचम भाव पे जो बृहस्पति की दृष्टि है वो भी इनको लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस अगर चुनाव की हम बात करें तो इसमें इन्हें कुछ महत्वपूर्ण सीटें इनको मिलती नजर आएंगी। वह सीटें जो कि महत्वपूर्ण है वो इनकी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। यह स्वयं की सीट जो है वो भी जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये सीएम बन पाएंगे या नहीं, तो इस पे एक नजर डालते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी पद पर आसीन होने की जब हम बात करते हैं तो इसमें दोनों फैक्टर काम करते हैं, यानी कि ग्रहों का गोचर वो भी काम करता है, साथ में महादशा या अंतरदशा भी काम करती है। और अगर सिर्फ इसमें से सिर्फ एक हो तो यह आपको अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा सकती। यानी कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये कुछ सीटें जो है ये जरूर इनको मिलेंगी, कुछ बहुत अच्छे सीटें इनको मिलेंगी, नंबर्स भी इनको अच्छे आ सकते हैं, लेकिन यह अंततोगत्वा सीएम की कुर्सी पर बैठते नहीं नजर आ रहे हैं। यह 90% की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 90% जो है ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं वो 10% जिसमें
इसके ऑपोजिट हो तो क्या क्या सिचुएशन रहेगी। तो दोस्तों आपको पता है कि राजनीति जो है वो संख्याओं का खेल है और सीएम बनना भी संख्याओं का खेल है। तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि कुछ ऐसे जोड़ तोड़ अगर होते हैं जिसमें कि इनको सीएम बना दिया जाए या फिर ये सीएम बन भी जाते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस स्थिति में अगर भले ही जोड़ तोड़ के अगर ये सरकार इनकी बन जाती है तो यह बहुत ज्यादा दिन तक सरकार नहीं बनी रह सकती, क्योंकि इनकी महादशा जो है वह बहुत पॉजिटिव महादशा नहीं है, क्योंकि राहु जो है इनकी कुंडली में व्यय भाव में बैठे हैं और शुक्र जो है वो इनकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी षष्टम भाव में बैठे हैं। तो यह बहुत ज्यादा दिन तक सरकार जो है वो नहीं चलेगी। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये प्रयास, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय ठाकुर जी।